नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अभ्यास प्रश्न। क्योंकि इतने अधिक टॉपिक्स पर लेक्चर्स संपन्न हो चुके हैं और अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हमें ये देखना होगा कि ये क्या आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं क्या उनसे ये टॉपिक्स कैसे इंटर रिलेटेड हो। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। जब कंपटीशन लगातार बढ़ता जाता है तो उसका एक प्रभाव ये पड़ता है कि प्रश्नों की तकनीक बदलती जाती है। प्रश्न तो वही होते हैं बल्कि उनका पूछने का तरीका अलग होता है जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आइए आज के इस अभ्यास प्रश्न सत्र में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार अर्थशास्त्र के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जो एग्जाम हॉल में ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले आपको कंसंट्रेट होकर के पेपर को आपको पढ़ना होगा। पेपर जब भी बनाया जाता है तो उसमें 3 प्रकार के अधिकतर प्रश्न डाले जाते हैं। पहला प्रश्न जो होता है वो सिंपल होता है, जो सबको आता है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वो लगभग 25% से लेकर के 30% के आसपास तक होते हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग सभी विद्यार्थी अगर जिन्होंने थोड़ा बहुत भी क्लास किया है वो सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा मॉडरेट डिफिकल्ट होते हैं। मॉडरेट डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो वास्तव में 50% के आसपास तक डाले जाते हैं। और तीसरा होता है डिफिकल्ट लेवल। जो डिफिकल्ट लेवल होता है ये भी 25% के आसपास क्वेश्चन रखे जाते हैं। हमको प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। सिंपल क्वेश्चन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधा तरीके से पूछ लिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मॉडरेट में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, आप कर ले जाओगे। लेकिन जो क्वालिफाइंग हमारा स्टेज होता है ये हमारा 25%। जो डिफिकल्टी स्टेज वाले होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं। तो इस प्रकार जो आपका सिंपल है 25%, आपका मॉडरेट है 50% और आपका जो डिफिकल्ट लेवल है 25%। तो ये दो स्टेज तो एक सामान्य विद्यार्थी से उम्मीद की जाती है वो सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन। बट जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा ये डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन होंगे। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन क्या होते हैं कि किसी भी प्रश्न को कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है ताकि उसमें कई प्रश्नों को अंतर्निहित कर दिया जाता है या ऐसी माइनर चीज पूछी जाती है जिसको आप लोग छोड़ देते हो, बारीकी से अध्ययन नहीं करते हो, या इसमें क्वेश्चन को इतना भी घुमा दिया जाता है कि सिंपल आंसर होते हुए भी आप आंसर का जवाब जो आंसर प्रॉपर होता है उसका आप जवाब नहीं दे पाते हो। तो सबसे पहले ये हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको बहुत अधिक कंसंट्रेट करना, आपको खुश नहीं हो जाना कि मैं सिंपल लेवल पे 25% कर दिया और बहुत खुश हो जाओ मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, ये कोई खुशी बात नहीं। बट अगर आप एक लेवल ये 2 लेवल क्रॉस करने पर डिफिकल्ट लेवल पे फंसते हो, यूजीसी नेट में आपने बहुत अधिक देखा होगा डिफिकल्ट लेवल वर्क कर रहा है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस के साथ कार्य करते हैं। आपको सिंपल लेवल भी लग सकता है, मॉडरेट लेवल भी लग सकता है, डिफिकल्टी लेवल लग सकता है। और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको याद नहीं करने कोई प्रश्न को, आपको अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर उनको सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं। प्रश्न हमारे पास एग्जाम्स में आता है, समग्र पूर्ति कीमत किससे संबंधित है। आपका पहला प्रश्न है समग्र पूर्ति कीमत किससे संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना कि समग्र पूर्ति हमने कहां पर पढ़ी थी। तो हमको ये समझ में आ गया कि एग्रीगेट सप्लाई की जो बात थी वो प्रोफेसर कीन्स ने दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो। प्रोफेसर कीन्स का एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो थी, इफेक्टिव डिमांड थ्योरी थी, उसमें इन्होंने एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में इसको दिया था। समग्र पूर्ति यानी जहां पर समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाती है वहीं पर रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो जाता है, यानी आपके नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट। यही बात प्रोफेसर कीन्स ने कही थी। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पे बात हुई थी, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति कीमत, वो वास्तव में कीन्स से जुड़ा हुआ ये टॉपिक था। और प्रोफेसर कीन्स ने बताया था कि समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति जहां पे इक्वल हो जाता है वहीं पर इक्विलिब्रियम हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो पूर्ण रोजगार दिन होगा। तो आइए देखते हैं रोजगार के स्तर से नहीं, समग्र पूर्ति रोजगार का स्तर तो वहां पर होगा जहां पर इक्विलिब्रियम होगा।
हमने बोला कि एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जहां पर इक्वल होगी वहां पर रोजगार निर्धारित होगा, नहीं। पूर्ण रोजगार से पूर्ण रोजगार की बात नहीं करती। प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में पूर्ण रोजगार बिंदु से पहले भी आ सकती है। तो ये भी हमारा प्रश्न नहीं आंसर होगा। उत्पाद के विक्रय से आवश्यक प्राप्तियां, यानी जो हमने प्रोड्यूस किया है उसको बेचने के बाद हम कितना पाए हैं, ठीक है, वास्तव में जितना पाए हैं उससे, या उत्पाद के विक्रय के बाद प्रत्याशित प्राप्तियां, या कितना हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको हम बता दें कि प्रत्याशी शब्द का प्रयोग प्रोफेसर कीन्स ने कहां पर किया था? एग्रीगेट डिमांड में, याद हो तो आपको, समग्र मांग में। प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि एक निश्चित रोजगार स्तर के बाद हम जितना प्राप्त करने की आशा करते हैं, प्रत्याशा करते हैं। मान लो मैंने 10 पेन बनाया, 10 पेन में मुझे उम्मीद है कि 100 रुपए आ जाएगा, ये आपका है एग्रीगेट डिमांड। लेकिन जो एक्चुअल में प्राप्त होता है, ये जो आपका एक्चुअल में प्राप्त हुआ है, ये होता है एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है? देखिए कितना माइनर अंतर है, इसलिए आपको डिफिनीशन पे फोकस करना है। तो आवश्यक प्राप्तियां, तो ये समग्र पूर्ति कीमत से कौन इंटरलिंक है? समग्र पूर्ति कीमत से आपका सी ऑप्शन इंटरलिंक है। क्या इंटरलिंक है? उत्पाद के विक्रय से प्राप्त आवश्यक प्राप्तियां, यानी जो वास्तव में एक्चुअल में कोई प्रोड्यूसर प्राप्त करता है वो समग्र प्राप्तियां, आवश्यक प्राप्तियां या वास्तविक प्राप्तियां कहलाती है। इट इज इंटरलिंक विद समग्र पूर्ति कीमत। ये कहां पे हमको डिफिनीशन मिली? समग्र पूर्ति कीमत के अंतर्गत। तो इस प्रकार प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि जहां पर ये देखिए समग्र मांग, ये समग्र पूर्ति रेखा है। समग्र पूर्ति रेखा एक बिंदु पर, जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट के बाद इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। ये एग्रीगेट सप्लाई है। और अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड रेखा ये होती है, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले इक्विलिब्रियम पे हो गई, तो यहाँ पर आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पर न आ जाए। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ती है? सी प्लस आई के द्वारा, या तो उपभोग बढ़ाइए या तो निवेश बढ़ाइए। तो इस प्रकार एग्रीगेट जो सप्लाई रेखा होती है, दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, एंड फिर क्या हो जाता है? दैट इज पैरेलल टू द। तो एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि इसकी स्लोप कितनी होती है, कितनी स्लोप, तो पॉजिटिव, और एक आपकी होती है क्या? इनफाइनाइट। तो ये पहला आपका पोर्शन, ये पोर्शन आपका पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और ये पोर्शन आपका इनफाइनाइट स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है। Aggregate supply have two types the slope, that is positive and infinite। तो आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर मैं 2 सॉल्व करने जा रहा हूं आपके साथ। यदि कीमत में वृद्धि हो, चलिए ठीक है बात, कीमत में वृद्धि हो, यानी किसी कमोडिटी का प्राइस है वो कह रहे हैं कि बढ़ जाता है, ठीक है। वस्तु, सॉरी वस्तु लिखा है, वस्तु है, कमोडिटी है, वस्तु पर होने वाले व्यय पहले से बढ़ जाए। अगर एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है पहले से, तो मांग की लोच क्या होगी? वेरी गुड, यानी मांग की लोच को ये एक्सपेंडिचर मेथड से जानना चाह रहा है कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो आपको हम बता दें कि एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब ये होता है कि अगर एक्सपेंडिचर, अगर आपका कांस्टेंट रहे, अगर प्राइस में बढ़ोतरी या घटोतरी होने के बाद एक्सपेंडिचर आपका नो चेंज हो, एक्सपेंडिचर नो चेंज हो, तो नो चेंज रहे तो ये इलास्टिसिटी जो होगी वो इकाई के बराबर मानी जाती है। ये याद रखना फार्मूला। अगर प्राइस में बढ़ोतरी या कमी के बाद एक्सपेंडिचर पहले से कम हो जाए, ठीक है, पहले से कम हो जाए, पहले से हम क्या कम हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर जो हमारा हो वो क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है। प्राइस घटने या बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो जाए, या प्राइस घटने या बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, ये दो कंडीशन हो सकती है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। ओके,
या तो कांस्टेंट रहे, एक्सपेंडिचर में कोई प्रभाव ना पड़े, या एक्सपेंडिचर कम हो जाए, या एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। तो इसको हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता तो ये ईपी इज लेस देन 1 होगा, ये फार्मूला याद रखना। और अगर कम हो जाए तो ईपी इज ग्रेटर देन 1 है, और अगर कांस्टेंट रहे तो ईपी इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो देखिए तीन कमोडिटी हमने एक्सपेंडिचर के रूप में हमने डिफाइन की कि अगर प्राइस में कोई चेंज आता, प्राइस में चेंज होने के परिणाम स्वरूप अगर एक्सपेंडिचर इक्वल रहता है, ठीक है, इक्वल रहता है, तो यानी कोई चेंज नहीं होता तो इलास्टिसिटी 1 है। तो पहला ऑप्शन इकाई से के बराबर, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो बढ़ने का क्या मतलब होता है, इलास्टिसिटी इकाई से कम होनी चाहिए। तो देखिए ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। और अधिक होना मतलब कम हो जाए एक्सपेंडिचर, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा पहला ए ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ए ऑप्शन सही है। तो आप या तो ये फार्मूला याद कर लीजिए कि प्राइस में चेंज होने के परिणाम स्वरूप एक्सपेंडिचर में यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वस्तु इकाई के बराबर लोचदार है, अर्थात वस्तु आरामदायक है, याद रखना। अगर प्राइस में कोई चेंज होता है, दूसरा पॉइंट, अगर प्राइस में कोई चेंज होता है और उसके परिणाम स्वरूप आपका एक्सपेंडिचर पहले से कम हो जाए तो ईपी ग्रेटर देन 1 होगा। और इसका तात्पर्य होगा कि ये वस्तु जो हो जाएगी वो विलासी वस्तु होगी, लग्जरियस कमोडिटी होगी। प्राइस में कोई चेंज यदि होता है, थर्ड पॉइंट है, अगर प्राइस में कोई चेंज होता है उसके परिणाम स्वरूप यदि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो वस्तु कम, यानी आपके पास ईपी लेस देन 1 यानी इकाई से कम होगी और वस्तु आपकी क्या होगी, आवश्यक होगी। ये तीन प्रकार की वस्तु है। एक दूसरा मेथड भी आप इसका निकालने का, देखिए क्वेश्चन क्या कहा, देखिए मैंने एक ये डिमांड रेट बना ली, कीमत पहले से बढ़ जाए, कीमत पहले से बढ़ जाए कह रहा है। तो मान लीजिए ये मेरा प्राइस है, ये तो मेरा एक्सपेंडिचर एरिया क्या है, पी एक्स ए। ठीक है, पहला मेरा क्या है, एक एक्सपेंडिचर, पहला मेरा एक्सपेंडिचर है चतुर्भुज ओ एक्स ए टी, पहला चतुर्भुज ये है। प्राइस बढ़ जाए, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी और मेरे चतुर्भुज का जो एरिया है वही रहे, अगर चतुर्भुज का एरिया वही रहे तो अगर प्राइस राइज हुआ, देखो प्राइस राइज होकर के हम कहां पे आ गए, P1, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका X1 पॉइंट हो गया। तो अब हमारे पास चतुर्भुज O X1 B P1, अगर दोनों चतुर्भुज का एरिया बराबर है, चतुर्भुज पहला चतुर्भुज और दूसरा चतुर्भुज का एरिया बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि इकाई के बराबर है, EP इक्वल टू 1 है। दूसरा, अगर प्राइस में चेंज होने से एक चतुर्भुज का एरिया बढ़ जाता है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये हमारे पास प्राइस है, ये P1 है, ये X1 है, और प्राइस राइज हो जाता है। तो प्राइस राइज होने के परिणाम स्वरूप देखिए ये जो आपका एरिया है पहले से क्या हो जाए, घट जाए। प्राइस राइज होने के परिणाम स्वरूप प्राइस राइज हुआ और हमारा एरिया देखिए हमने उससे डिमांड ज्यादा तेजी से कम हुई। तो देखिए ये एरिया जो दूसरा चतुर्भुज बना, यानी पहला चतुर्भुज का जो एरिया था चतुर्भुज OP2 A X1, इससे दूसरे वाले का एरिया कम हो जाता है, यानी चतुर्भुज O P2 B एंड X2। तो यहां पर आप एरिया के बेस पर भी निकाल सकते हो। और थर्ड में आपकी जो आवश्यक वस्तु थी, जो यहाँ पे पूछा गया कि अगर अर्थव्यवस्था में, यदि अर्थव्यवस्था में एरिया पहले से, देखिए प्राइस बढ़ने से आपका व्यय पहले से बढ़ जाए, यानी दूसरा जो चतुर्भुज रेडी हो रहा है उसका मान बढ़ जाए, तो यहाँ पर दूसरा चतुर्भुज है उसका एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इकाई से कम ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में प्राइस और क्वांटिटी दी होती तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप एक्सपेंडिचर को निकाल सकते हैं। थर्ड है आपका एकाधिकारी प्रतियोगी। ठीक है,
एकाधिकारी, एक मान लीजिए मार्केट है, उसमें एक एकाधिकारी बैठता है और पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में सुनिश्चित करती है। यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता है और एक पूर्ण प्रतियोगिता है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता के रेस्पेक्ट में निम्न में से कौन सी चीजें निर्धारित करती है? निम्न कीमत और उच्च उत्पादन। एकाधिकारी है तो पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा तो कभी निम्न कीमत नहीं करेगी, यानी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि एकाधिकारी वो होता है जिसको मोनोपोली होती है। मोनोपोली होती है तो वो क्या होता है, मोनोपोली हरदम प्राइस राइज करता है। आपने लर्नर का एकाधिकारी का जो एकाधिकारी शक्ति मापने का सिद्धांत, उसमें भी आपने देखा होगा, कीमत के बराबर सीमांत लागत ये भी नहीं, अगर सीमांत लागत के बराबर कीमत ये भी नहीं करेगा। न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन नहीं, कभी भी न्यूनतम नहीं करेगा। ऊंची कीमत, हाँ एकाधिकारी ये लक्षण तो है, ऊंची कीमत रखेगा और न्यून उत्पादन, यानी कम, यानी हाई प्राइस रखेगा एकाधिकारी, ऊंचा मूल्य रखेगा और उत्पादन कम करेगा। तो ये उत्पादन कम करना चाहेगा, ये एकाधिकारी का लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा डी सही रहता है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में सुनिश्चित करती है, तो एकाधिकारी ऊंची कीमत लेती है और न्यून उत्पादन देती है। अगला है, निम्न दिए रेखाचित्र में क्या त्रुटि है? इसमें देखिए, ये आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व है, इधर हमने प्राइस एंड कॉस्ट को ले लिया है, इधर आपके यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन है, इसको आउटपुट भी हम कर सकते हैं। ओके, ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, इसमें निम्न आरेख में क्या त्रुटियां हैं? अब आप बताओ क्या त्रुटि है इसमें। तो इसमें देखिए एआर रेखा के आधे से एमआर जाती है, यानी एआर सही है, एमआर से ओके। बट अरे ये क्या है, जहां पर एसी और एमसी में मुझे रिलेशनशिप गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? अगर हम एसी यू आकार का होता है, देखिए एसी यू आकार का होता है और इसके लोअर पॉइंट से एमसी कट के जाता है। ठीक है, और यहां पर देखिए इस पॉइंट से इधर का जो पोर्शन है, मुझे लगता है इस पॉइंट से इधर का पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन है। तो एमसी अंदर होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट बाहर होना चाहिए, बट यहाँ रिलेशनशिप गलत है। तो इसमें क्या हम कह सकते हैं कि इसमें गलती है कि एसी की जगह एमसी है, एमसी की जगह एसी है। ओके, तो इसमें आपके देखिए इस तरह क्वेश्चन में ए आपका ऑप्शन सही लग रहा है या आपको बी ऑप्शन सही लग रहा है। इस तरह क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सही लगते हैं कि इसमें गलती बी में भी है, गलती ए में भी है। तो ये दो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तीसरा है अन्य बातें समान रहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक प्रश्न है, अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अनुसार अर्थव्यवस्था में यदि इंप्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा? तो मार्जिनल एमपीपीएल सिद्धांत ये कहता है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन के बराबर हम लोग वेज देते हैं, मजदूरी देते हैं, और वेज क्या होती है, वे इंप्लॉयमेंट को निर्धारित करती है। तो यदि अर्थव्यवस्था में मजदूरी को कम कर दिया जाएगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी इसके अनुसार मजदूरी को घटाना होगा। ऑप्शन बी सही है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए हमें मजदूरी घटाना होगा। जब हम मजदूरी घटा देंगे तो मजदूरी घटाने के परिणाम स्वरूप हमारे देश में रोजगार बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। अब हमारे पास प्रश्न आता है, फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारक कौन है? कोई एक फर्म है, मान लीजिए कोई फर्म है, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निर्धारित होगा? तो प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है, क्या होता है, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल रेवेन्यू में से यदि हम टोटल कॉस्ट को घटा देंगे, यदि कुल आगमन से जितना हमको प्राप्तियां हुई है उसमें से कुल लागत को घटा देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। ऊपर से ऑप्शन देखा ए, कीमत औसत लागत, यहाँ तो कोई नहीं है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में नहीं। तो चलो एक काम करते हैं,
एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस से और एवरेज कॉस्ट, ये पर यूनिट प्रॉफिट को दिखाता है, पर यूनिट प्रॉफिट को दिखाता है। ये ऑप्शन है क्या? यस। थर्ड ऑप्शन, औसत लागत व कीमत दोनों के आधार पर लाभ निर्धारित होते हैं। ठीक है, अगर कीमत और औसत लागत का अंतर सबसे ज्यादा होगा तो लाभ वहीं पर अधिकतम होगा। क्या? प्रति इकाई लाभ, पर यूनिट प्रॉफिट। पर यूनिट प्रॉफिट जो होगा मैक्सिमम वहां होगा जहां पे प्राइस और एसी के बीच का अंतर। प्रश्न है हमारे पास, रैखिक मांग फलन के अंतर्गत जब किसी फर्म की कुल आय वक्र अधिकतम की ओर अग्रसर होती है, मान लीजिए कोई एक लीनियर डिमांड फंक्शन है, जब लीनियर डिमांड फंक्शन है, ये लीनियर डिमांड फंक्शन है, देखिए रैखिक मांग फलन है, ठीक है, रैखिक मांग फलन है, तो इसके अंतर्गत जब कुल आगम रेखा अधिकतम की ओर अग्रसर होती है तो कीमत क्या होगी? तो कीमत क्या होगी? देखिए ये मांग रेखा ही कीमत रेखा होती है। जब ये ऊपर की ओर, जब ये नीचे की ओर अग्रसर होती है तभी टोटल रेवेन्यू पर ऊपर की ओर अग्रसित होती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मांग रेखा लगातार गिरती चली जाएगी, मांग रेखा लगातार कम होती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी। ठीक है, तभी यानी जो आपका प्राइस लाइन होगा वो कंटिन्यू डिक्लाइन करेगा, तभी टोटल रेवेन्यू रेखा ऊपर की ओर बढ़ेगी और मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगी। ये याद रखना। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर में हम देखते हैं क्या कि रेखा चित्र के अनुरूप कौन सा कथन सही है। नीचे इनकम है, एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है? कंजप्शन। ये टोटल कुल उपभोग रेखा है, ये आपका कंजप्शन है। ये मुझे लगता है ऑटोनॉमस कंजप्शन है, ऊपर का इंड्यूस्ड कंजप्शन। ओके, रेखा कौन सा कथन सही है? चलो, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति स्थिर रहती है, औसत उपभोग की प्रवृत्ति स्थिर रहती है, प्रत्येक बिंदु पर औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से कम है तथा प्रत्येक बिंदु पर औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक है। तो देखिए, याद रखिए, जब कुल उत्पादन चलिए कुल उपभोग रेखा लीनियर फॉर्म में होती है, रैखिक रूप में होती है, तब एपीसी इक्वल टू एमपीसी होती है। यहाँ पे रैखिक नहीं है, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं काम करेंगे। प्रत्येक बिंदु पर औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से कम होती है, यानी एपीसी एमपीसी से कम होगी नहीं। देखिए एपीसी आपका मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एपीसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओरिजिन से मिला दीजिए। तो ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये आपको जो ये थीटा का मान आएगा ये आपका होगा एपीसी, ये एपीसी रेखा है। और इस पर अगर हम ढाल रेखा खींच दें तो ये हो जाएगी एमपीसी। यही रिलेशनशिप बी पॉइंट पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? एपीसी का ढाल ज्यादा है, एमपीसी का ढाल कम है। तो प्रत्येक पॉइंट पर औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होगी। बिल्कुल राइट है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। मानव पूंजी विनियोग में का संबंध है, यानी मानव पूंजी जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें विनियोग करना, उसमें निवेश करना शिक्षा का यस, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल को बनाती है शिक्षा, शिक्षा के द्वारा ह्यूमन स्किलफुल हो जाता और अधिक कार्य करने लगता, अच्छा काम ट्रेनिंग पर यस, इससे ह्यूमन की क्वालिटी और बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर अगर उसका हेल्थ सही रहेगा तो और अच्छा काम करेगा, उपयोग सही है। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ है 10th क्वेश्चन। रिकॉर्डो के अनुसार व्यापार का निम्न में से कौन सा एक कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रेड? ट्रेड क्यों होता है? तो प्रोफेसर रिकॉर्डो ने कहा कि अर्थव्यवस्था में व्यापार का एकमात्र कारण होता है श्रम लागतों में अंतर। इन्होंने श्रम के मूल्य सिद्धांत को स्वीकारा। श्रम के मूल्य सिद्धांत, श्रम के मूल्य सिद्धांत याद रखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में दूसरा चैप्टर है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। और तुलनात्मक लागत के सिद्धांत में प्रोफेसर रिकॉर्डो ने कहा था कि व्यापार का एकमात्र कारण है तुलनात्मक लागत। तो तुलनात्मक लागत किससे होती है? तुलनात्मक लागतें किससे होती हैं? तुलनात्मक लागतें
श्रम के मूल्य से होती है, यानी किसी में श्रमिक ज्यादा लग जाते हैं, किसी में श्रम घंटे ज्यादा लग जाते हैं, किसी में श्रम घंटे कम लग जाते हैं। अर्थात श्रम लागत ही व्यापार का कारण है, जो वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न में जैसे हेक्सन ओहलिन ने अदर चीजों को कहा है। निम्न में से रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल आधार क्या है? तुलनात्मक लागत उन्होंने कहां से कंपेयर किया था? मूल्य के श्रम सिद्धांत से। अभी हमने डिस्कस किया कि श्रम का मूल्य सिद्धांत ये कहलाता है कि एक वस्तु के उत्पादन में कितने श्रम घंटे लगे हैं, वही उसकी लागत है। श्रम घंटे, कितना श्रम घंटा लगा है, अगर श्रम घंटे ज्यादा लगे हैं तो लागत ज्यादा है, अगर श्रम घंटे कम लगे तो लागत कम है। तो ये इनकी बेसिक एजम्पशन थी, मेन एजम्पशन था। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 पैरामीटर्स को रखे गए। पहला था शिक्षा, दूसरा था जीवन प्रत्याशा, एक व्यक्ति कितना जीना चाहे, कितनी जीवन है उसका लाइफ में, और पर कैपिटा इनकम। निर्धनता से नीचे लोगों की संख्या नहीं। हेड काउंट रेशियो अमर्त्य सेन ने अपने सिद्धांत में दिया था। ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट था, हेड काउंट रेशियो के बेस पर पावर्टी कैलकुलेट करने की बात उन्होंने इसके बेस से कही थी। तो ये नहीं, अतः हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट है, ये मानव विकास सूचकांक। अब हमारा प्रश्न आता है, बड़े धक्के का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बड़े धक्का सिद्धांत जो था वो 3 प्रकार की अविभाज्यता, यानी 3 क्षेत्रों में एक साथ बड़ा निवेश करने की बात कही गई थी, जिसके अंतर्गत ये सिद्धांत प्रोफेसर रोजेस्टीन रोडान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में हमको बड़ा धक्का यानी बिग पुश यानी बिग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब बिग इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी एक गरीब देश विकसित देश में कन्वर्ट हो सकेगा। संतुलित समृद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? संतुलित समृद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर नक्श ने किया था। इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था को गरीबी से निकालने के लिए हमें सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना पड़ेगा, ताकि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लिए मांग पैदा कर सके। तो यह सिद्धांत प्रोफेसर नक्श से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी देश का व्यापार शेष क्या होता है? याद रखना, व्यापार शेष होता है टर्म, दूसरा होता है भुगतान शेष। व्यापार शेष के अंतर्गत क्या होता है? वस्तुओं तथा सेवाओं का ट्रेड जो होता है, यानी आयात और निर्यात का अंतर चेक किया जाता है। तो अर्थात ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये व्यापार शेष को रिप्रेजेंट करता है और भुगतान संतुलन के अंतर्गत पूंजी प्रवाह को भी सम्मिलित किया जाता है, वो जो हम भुगतान संतुलन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो व्यापार शेष के अंतर्गत आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हमने 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। हमको उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि इससे संबंधित कोई आपको जिज्ञासा तो आप हमें अवश्य कमेंट करिएगा। थैंक यू।